एलएलबी क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पढ़ाए जाते हैं उसकी आसान हिंदी में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, और ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविज़न्स की जानकारी चाहते हैं, अन्य विषयों के चाहे हों। लेकिन साथ ही ये मैं बताना चाहूँगा एलएलबी स्टूडेंट्स को भी कि ये वीडियो पूरी स्टडी के लिए नहीं है, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए प्रयोग किया जा सकता है या एक शॉर्ट जानकारी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आती है, इसमें शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न है उसके नियुक्ति प्रोविज़न 124 आर्टिकल है उसमें दिए गए हैं संविधान के। इसमें अभी तक अमेंड होने के बाद ये प्रोविज़न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 न्यायाधीश तक इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाएगी, और मुख्य न्यायाधीश का मतलब यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम है कि कोलेजियम में कुछ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश शामिल होते हैं। 99 संविधान संशोधन से 99 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से लागू नहीं हो पाए और वो कोलेजियम सिस्टम ही अभी भी लागू है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के योग्यता क्या होगी, कौन बनेंगे, अर्हताएँ क्या होंगी। पहली बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। इसमें भी ये ज़रूरी है कि उसने 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो 5 सालों तक, या एक से ज़्यादा का न्यायाधीश 5 सालों तक रहा हो, या 10 सालों तक उसने किसी भी उच्च न्यायालय में जो है वकालत की हो, एक में या एक से ज़्यादा में। अब सवाल ये उठता है कार्यकाल क्या होगा, कब तक वो रहेंगे अपने पद पर। जैसे आप देखते हैं कि सांसद का कार्यकाल 5 साल होता है, मुख्यमंत्री का भी वैसे ही कार्यकाल होता है। इसमें कार्यकाल में जो है 65 वर्ष की आयु तक वो रहेंगे। दूसरा, मृत्यु होने पर समाप्त हो जाएगा उनका कार्यकाल। और तीसरा ये कि राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे के भी उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, मतलब वो अपना पद छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो उन्होंने कुछ गलती की या उन्हें हटाना है तो क्या होगा, तो हटाने की बड़ी लंबी सी प्रोसेस है जिसे महाभियोग कहते हैं। तो वो सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकेगा, दुराचार मिसबिहेवियर या अक्षमता इनकैपेसिटी। लेकिन ये कोई भी कह देगा नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के बाद। ऐसे डायरेक्ट राष्ट्रपति ऑर्डर कर दें या प्रधानमंत्री ऑर्डर कर दें तो कोई चीफ जस्टिस जो है नहीं हटेंगे, हाई कोर्ट के भी नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट के लिए भी यही प्रोसेस है और जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही प्रोसेस है। ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी की एक खासियत है कि उसकी कार्यपालिका को और विधायिका को इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई है। अब कैसे होगा महाभियोग, कैसे हटाया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 लोग साइन करके राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव अपने अध्यक्ष या सभापति को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे या राज्यसभा के सभापति को देंगे। जो राज्यसभा के सभापति आप जानते हैं उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, उनको देंगे वो प्रस्ताव कि साहब इन्होंने ये कदाचार, ये जज हैं और इन्होंने ये दुराचार या जो है इनकैपेसिटी है इनकी और इन्हें हटाया जाए। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि 100 राज्य लोकसभा के सदस्य देंगे या 50 राज्यसभा के सदस्य देंगे। दूसरा, प्रस्ताव की जांच की जाएगी। उसके बाद अगला पैरा जो ज़रूरत होगी वो प्रस्ताव की जांच होगी। वो सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और एक न्यायविद, उनकी कमेटी से जो है उसकी जांच कराई जाएगी। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है वो उस सदन में रखी जाएगी, उस संसद के यानी लोकसभा या राज्यसभा में जिनके सदस्यों ने हस्ताक्षर करके वो प्रस्ताव दिया था। अब
इससे भी वो नहीं हटेंगे। उसके बाद क्या होगा कि दोनों सदनों के कुल सदस्य जितने हैं उनके बहुमत से, यानी टोटल जितने मेंबर हैं उनके आधे से ज़्यादा से, या और मतलब एक तो कुल सदस्य हो गया और दूसरा जो उपस्थित सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमत से, यानी टोटल मिला के जो उपस्थित व मत देने वाले सदस्य होंगे उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पास किया जाएगा। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाने का आदेश कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें वेतन कितना मिलेगा। तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए और जो बाकी अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें 90,000 रुपये वेतन मिलता है, और बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं, जो आवास वगैरह फर्निशिंग मिलता है वो मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है किसे सुन सकता है, कि आपका छोटा सा मुकदमा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, ठीक। इसके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहला मूल जो क्षेत्राधिकार कहलाता है, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कायम में जा सकते हैं। जी का मान लीजिए कहीं भी नहीं गए हैं किसी भी मामले में, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने में कि कहाँ कहाँ पावर है, सीधे जुरिस्डिक्शन क्या है। पहली बात तो ये 131 में भारत सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा, कि भाई ये 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के या 2 राज्यों के बीच में कोई जो है डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 139A ये कहता है कि समान प्रश्न वाले मामले अगर किसी उच्च न्यायालयों में लंबित हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको ट्रायल कर सकता है, कि उसने देखा कि बहुत सारे मामले रिट वाले या कोई से भी मामले कई सारे हाई कोर्ट में हैं, तो उसने कहा भाई अलग अलग निपटारा होगा, उसने सबको मंगा के अपने यहाँ निपटारा कर सकता है। दूसरा काम ये कर सकता है 139A(2) में कि अपील अगर किसी उच्च न्यायालय में है वो किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। 25 CPC में सिविल दीवानी का कोई मामला किसी भी न्यायालय में चल रहा है, किसी भी एक देश मतलब देश के एक उच्च न्यायालय के अंडर में चल रहा है तो दूसरे उच्च न्यायालय के अंडर में दे सकता है। मान लीजिए इलाहाबाद जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंडर की किसी कोर्ट में ही चल रहा है, उसे जो है दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसी फौजदारी मामले को ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो 406 CRPC में सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये तो डायरेक्ट वाला हुआ कि जहाँ पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। दूसरा रिट क्षेत्राधिकार कहलाता है, रिट जुरिस्डिक्शन। ये आर्टिकल 32 में रिट है। यही अधिकार जो है हाई कोर्ट को भी है, लेकिन 226 में, लेकिन हाई कोर्ट का अधिकार जो है जुरिस्डिक्शन वो हम बताएंगे आगे, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है कुछ मामलों में। वो क्या है 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए आप हाई कोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि अगर आपके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है, किसी मूल अधिकार का वायलेशन होता है। लेकिन हाई कोर्ट में इस काम के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लीगल राइट का भी वायलेशन होता है तो भी जा सकते हैं। लीगल राइट हम उसे कहते हैं किसी भी कानून में आपको राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसे कहते हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए जा सकते हैं, लीगल राइट के लिए नहीं जा सकते। अब तीसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। भाई अपील कैसे होगी? पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट जनरल एक रूल ये है कि डायरेक्ट किसी मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती जब तक कि स्पेशल कोई ऐसा ही प्रावधान नहीं है। दूसरा, न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका से ही अपील होती है, जिसे हम SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। उसमें क्या है, उसमें ये देखता है, उसके 2 तरीके हैं कि या तो आप जाके ये कहें कि साहब ये मामला जो है SLP का है, SLP फाइल होगी, अपील फाइल नहीं होगी, पहले SLP फाइल होगी। आप ये कहेंगे कि साहब ये जो है इसमें लीगल पॉइंट है और लीगल पॉइंट का निस्तारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये हमारे सुनने लायक है तो वो सुनेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि वो हाई कोर्ट जिससे आप आ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, वो उस हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया कि भाई ये जनरल जो है कॉमन इसमें क्वेश्चन है और ये लोकहित का मामला है, सामान्य महत्व का प्रश्न है और इसके सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को इसका निपटारा करना चाहिए। तो 2 तरीके से इसे SLP आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ सकते हैं। लेकिन कुछ फौजदारी मामलों में
134 में ये प्रोविज़न है, 136 में। ये तो मैंने जो ऊपर वाले प्रोविज़न बताया 136, 132, 133 में। 134 में एक प्रावधान प्रोविज़न ये है कि अगर किसी हाई कोर्ट ने अपील को सुनते हुए किसी बरी करने के आदेश को उलट दिया है और मौत की सज़ा सुना दी है, तो ये राइट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि हाई कोर्ट ने मंगाया अपने यहाँ और कोई वो जो है केस को, और उसमें अपील में उसने निचले वाले ने बरी कर दिया था, उसने उलट दिया उस अपील को, कह रहा साहब नहीं बरी नहीं करना, और मौत की सज़ा सुना दी। तो मृत्युदंड की सज़ा सुनाने की वजह से उसे आपको एक अपील का मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, आप डायरेक्ट अपील में जा सकते हैं। विशेष अनुमति याचिका मैंने बताई, SLP में जा सकते हैं। अब चौथा जुरिडिक्शन है सलाहकार न्याय क्षेत्र, कि भाई जो है वो ये क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट है और सबसे ज़्यादा काबिल ये माना जाएगा कि एक जो है जुडिशरी वाली बॉडी बैठे हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, तो इन्हें जो है ये 143 और 131 में दो प्रोविज़न किए गए कि जिसमें इन्हें डायरेक्ट पावर दी गई। एक तो पहली बात, राष्ट्रपति राय जानने के लिए भेज सकता है किसी भी मामले को कि भाई ये इस पे लीगल राय दीजिए आप, ये हमें समझ नहीं आ रहा, आप ज़रा बताइए समझा के क्या हो। दूसरा 131 में संविधान से पूर्व जो समझौते हुए हैं उसके संबंध में भी, जिसमें कोई इसमें प्रोविज़न नहीं किया गया है अपील का जिसमें, तो उसके लिए भी जो है वो सलाह जो है मांगी जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब पांचवी चीज़ है विशेष क्षेत्राधिकार, स्पेशल जुरिडिक्शन। अब स्पेशल जुरिडिक्शन क्या होता है? स्पेशल जुरिडिक्शन ये होता है कि कुछ एक्ट में, कुछ कानूनों में ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ये काम कराया जाएगा, तो उसके लिए भी जैसे RTI एक्ट है, RTI एक्ट में 14(1) में और 17(1) में ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर सूचना आयुक्तों को हटाना होगा तो उसके लिए जो है जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा या सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष क्षेत्र अधिकार हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का अधिकार दे दिया गया है कि उस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसी तरह से और अन्य मामलों में भी एक्ट में प्रोविज़न है, जिनमें एक्ट में प्रोविज़न होगा वो विशेष क्षेत्र अधिकार होगा, जिसे संदर्भित कर दिया जाएगा। एक और ख़ास बात है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, उसे कंटेम्प्ट का भी अधिकार है कि साहब हमारे आदेश को नहीं मानेगा कोई, या अवमानना करेगा या उसका अपमान करेगा कोर्ट का, तो उसे पावर दी गई 129 और 142 में कि वो उसे सज़ा दे सकेगा। इसके अलावा एक निवारक याचिका कहलाती है क्यूरेटिव पिटीशन, कि अपने ऑर्डर की 137 में प्रोविज़न है कि अपने ऑर्डर की पुनः समीक्षा वो कर सकता है कि कोई ऑर्डर में अगर कोई जो उसे कहा गया है भाई पुनर्विचार कर लिया जाए, वो पुनर्विचार कर सकता है। अब बात होती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में 214 में गठन का प्रावधान है कि भाई कैसे बनेगा। उसमें ये है कि एक उच्च न्यायालय जो है एक राज्य का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा राज्यों का, दो या दो से ज़्यादा राज्यों का भी हो सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जो है पूरे देश में जितने राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय नहीं हैं। अब इसमें भी मुख्य न्यायाधीश और जो है जितने न्यायाधीश तय किए जाएं वो राष्ट्रपति द्वारा उतने की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन इसमें भी कोलिजियम सिस्टम लागू होता है। 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्ति भी की जा सकती है, और किसी जज की अनुपस्थिति के कारण कार्यकारी न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है। इसकी योग्यताएं जो हैं वो कुछ के करीब समान है, थोड़ा सा फर्क है। एक भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो। इसमें हाई कोर्ट में कर रहा है तो ये किसी भी न्यायिक पद में 10 वर्ष तक रहा हो, यानी जुडिशियल नीचे वाली जुडिशरी में जज रहा हो तो भी न्यायिक पद कहलाता है, न्यायिक पद पर रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने लगातार प्रैक्टिस की हो। इसका वेतन जो है 90,000 रुपये मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश को और 80,000 रुपये न्यायाधीश को मिलेंगे।
स्थानांतरण भी किया जा सकता है इनके जजेस का। इसके जजेस का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह से और राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में कहा कि इसमें जो जिस राज्य में से भेजा जा रहा है उस राज्य के चीफ जस्टिस की, और जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य के चीफ जस्टिस की भी राय मुख्य न्यायाधीश को लेनी चाहिए। अब अधिकारिता क्या होगी कि भाई जुरिडिक्शन क्या होगा। आरंभिक जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, तो कुछ मामलों में, सिविल मामलों में जुरिडिक्शन रहता है, जो बड़े अमाउंट के मामले होते हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में किए जा सकते हैं। दूसरा रिट के मामलों में, जैसे हमने बताया, रिट के मामलों में जो है जुरिडिक्शन इनमें रहता है। रिट के मामलों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समान है, और साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट की से ज़्यादा जो है लीगल राइट के मामले में भी शक्तियाँ ये 226 में आती हैं। अपील सुनने का, इन्हें फर्स्ट अपील सुनने का सिविल और फौजदारी का मामला है, और साथ में अधीक्षण की भी पावर है। अधीक्षण सुपरविजन की 227 में, अगर किसी भी न्यायालय में कोई भी गड़बड़ होती है या उसे लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है या किसी शिकायत पर, तो वो उसके रिकॉर्ड को मंगा सकता है और उसे देख सकता है। एक प्रशासनिक अधिकार है, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है सब पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जो है हाई कोर्ट करता है, और अधीनस्थ न्यायालयों पे भी इसी का करता है। वो कैसे करता है? एक तो पहली बात ये कि 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, 234 में राज्य लोक सेवा आयोग की उस पर जो है रिकमेंडेशन पर राज्य लोक सेवा आयोग की, और जो है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर ही लोअर कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो है राज्यपाल कर सकता है। और 235 में पदोन्नति वगैरह के मामलों में भी इनकी जो है हाई कोर्ट की राय की ज़रूरत होती है, और साथ में निरीक्षण करने का भी उन्हें राइट होता है लोअर कोर्ट। अब सवाल उठता है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है। पहली बात यह है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसे कहते हैं कि न्यायपालिका को जो है सुपरविज़न की पावर है कार्यपालिका पे और विधायिका पे। वो क्या है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो है जो मूल अधिकारों का हनन करता है वो असंवैधानिक होगा, मूल अधिकारों के हनन वाला कोई कानून नहीं होगा। ठीक है, तो इसे जो है कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी, लेकिन इस क्योंकि वो जो है उसे अब उसकी व्याख्या करने का अधिकार है कानूनों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हो जाता है कि अगर कोई भी कानून ऐसा है जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो जो है उसे अल्टर वायरस घोषित कर सकता है, उसे जो है इलीगल घोषित कर सकता है। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहलाती है कि उसे ये देखने का अधिकार है कि भाई कौन सा कानून ठीक है और कौन सा कानून गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखना है कि भाई कौन सा कानून ठीक है कौन सा है, तो इसे हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये हमने बाकी जो है इनकी शक्तियों के हिसाब से देखा है कि वो ऐसे किसी भी मामले में जाएंगे तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू करेगा। अब सवाल उठता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि क्या हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है? जी, यस, स्वतंत्र है। पहली तो बात यह है कि नियुक्ति के मामले में जो है वो कॉलेजियम सिस्टम रहता है, डायरेक्ट किसी भी सरकार की नियुक्ति और हटाने की पावर नहीं है। ऐसी स्थानांतरण की पावर नहीं है। हटाया क्योंकि महाभियोग के कारण जा सकता है, तो एकदम से किसी को जज को हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यय होते हैं उसे काम करने के जो उसका खर्चा होता है वो अलग कोष से आता है, वो संसद के अंतर्गत नहीं रहता, संसद के अधीन नहीं रहता, संसद उसे कम बढ़ती नहीं कर सकता है उसके खर्चे को। दूसरा ये कि संसद में इस पे चर्चा नहीं हो सकती है 121 में, खाली महाभियोग के मामले में चर्चा हो सकती है, बाकी किसी भी फैसले पे संसद में चर्चा 121 में 121 कहता है उसके जो है अंतर्गत नहीं हो सकती है। और न्यायालय के किसी भी साथ में ये भी प्रावधान है कि न्यायालय का कोई भी जज जो है
वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता या कोई और काम नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के। तो इससे भी ये प्रावधान ये स्पष्ट होता है कि भाई वो स्वतंत्र रहेगा। अगर उसे जो है ये करने की छूट दे दी जाए कि भाई उसे दूसरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो वो जब बाद के दिनों में राज्य सरकार की या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की लीपापोती करने लगेगा। लेकिन अभी भी इसकी स्वतंत्रता पे मेरा मानना ये है कि स्वतंत्रता पे जरा सी गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है कि अभी भी आयोगों में उन्हें नियुक्ति मिलती है रिटायर्ड जजेस को। इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि आयोग नियुक्ति रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इस नियुक्ति से क्या होता है कि ये सूचना आयोग में बन जाएंगे, बाकी अब उपभोक्ता आयोग में जो है वो उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। वो जो है आखिरी दिनों में इस बात की भी संभावना उत्पन्न हो जाती है कुछ लोगों में, मैं ये नहीं कह रहा होता है, उत्पन्न हो जाती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जो है उनकी निष्पक्षता पे प्रभाव पड़े। इसलिए जो है ये उन्हें पूरी भरपूर पेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें के ये इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। और उन एक्ट में जो प्रावधान है कि वो रिटायर्ड जज होंगे या जज होंगे, उसको भी हटा दिया जाना चाहिए। अब स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। इसमें 3 तरह के रिलेशन हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब कानून बनाने के संबंध में। तो राज्य को राज्य के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर, और संसद को पूरे देश में संघ राज्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। तथा अवशिष्ट यानी जहाँ पे राज्य को नहीं है या कोई सी सूची में नहीं है, उसको जो है संसद को है। अब इसके लिए जो संसद की शक्तियां हैं उसमें 240 में अपवाद भी हैं। 3 तरह के अपवाद हैं। एक तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के मामले में, जहाँ पे एक विशेष वो है, वो संसद के जो राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के अधिनियम लागू ना हो उसके लिए आदेश किया जा सकता है, विनियम लागू किए जा सकते हैं, रेगुलेशन लागू किए जा सकते हैं। दूसरा ये कि राज्यपाल, कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं विशेष दर्जे वाले, वो राज्यपाल संसद के किसी अधिनियम को लागू होने से मना कर सकता है, नहीं कर सकता, लागू होने को वर्जित कर सकता है। विशेष दर्जे वाले कुछ राज्य हैं, वहाँ पे संसद की विधि को लागू न करने का राज्यपाल निर्देश दे सकता है। अब कौन किस मामले में कानून बनाएगा, इसके लिए 246 में व्यवस्था है, 246 में विधायी विषयों का वितरण जिसे हम कह सकते हैं कि जो है विधायी समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव। पहले इसमें 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट है जिसे संघ सूची कहते हैं, उसमें करीब 100 विषय हैं। दूसरी स्टेट लिस्ट है जिसे में राज्य सूची कहते हैं, जिसमें 61 विषय हैं, 61। एक कंकरेंट से लिस्ट है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें 52 विषय हैं। अब संघ सूची में स्पेशली संघ राज्य बनाएगा, राज्य सूची में जो है सामान्यतया जनरली राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में जो कानून बनेगा, अगर संघ का कानून उसी मामले में है तो राज्य को उस पर अधिकार नहीं होगा, राज्य का लागू नहीं होगा, जो है संघ वाला ही लागू होगा। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में संघ की शक्तियों को और दे दिया गया, मतलब जो सेंटर है उसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। पहला बात ये कि राज्यसभा के मत देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा किसी विषय को ये कहा जाए कि ये लोकहित का विषय है और इस पे जो है संसद को कानून बनाना चाहिए। 249 में ये व्यवस्था की गई है। एक आपात उद्घोषणा में यानी इमरजेंसी लागू होने में 250 में यह है कि संसद को कुछ शक्ति मिल जाती है राज्य के लिए भी कानून बनाने के लिए। तीसरा, किसी देश के साथ हमारी संधियां हैं तो संधियाओं को लागू करने के लिए, ट्रीटीज को लागू करने के लिए 253 के अंतर्गत संघ को शक्ति है जो है राज्यों वाले मामलों में भी कानून बनाने की। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में इमरजेंसी जो लगाते हैं कि राज्य के लिए इमरजेंसी 356 में, उसमें भी संघ को शक्ति हो जाती है। अब जो वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामले में कर वसूलने की विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। कर जो अलग अलग कर जो है वो अलग अलग उससे वसूले जाते हैं। जैसे 276 में वृत्ति कर है, 286 में सेल टैक्स है, 287 में जो है बिजली पर कर है, और
289 में ये व्यवस्था की गई है, संघ और राज्य की संपत्तियों पर कोई टैक्स जो है नहीं लगेगा। अब संघ के अधिकारों में कुछ टैक्स हैं, कुछ राज्यों के अधिकारों में टैक्स हैं, और साथ में इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि संघ द्वारा उद्गृत राज्यों में बंटने वाले कुछ टैक्स हैं कि जो है वसूले तो जो है सेंट्रल के द्वारा जाते हैं और जो है बट जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स। दूसरा, कर से भिन्न राजस्व का वितरण जो है, कर से भिन्न जो राजस्व है यानी जो टैक्स के अलावा है, तो वो जिसका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी फैक्ट्री है, पता चला स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री है तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल की फैक्ट्री है तो सेंट्रल को मिलेगा, इस तरीके से इसका वितरण है। अब सवाल उठता है, ये वित्तीय की बात की हमने, फाइनेंशियल की, अब एडमिनिस्ट्रेटिव का। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या पावर हैं, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं राज्य के। पहली बात तो ये कि राज्य सरकार को निर्देश देने की सेंटर की शक्ति है 365 में, कि वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, किसी भी राज्य सरकार को। और इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर साहब वो ना माने, तो अलग अलग दलों की सरकार है, नहीं मानता, तो ऐसी पोजीशन में उसे ये माना जा सकता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी उसकी सरकार को ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए उसे मानना ही पड़ेगा। दूसरा, ये संघ के कृत्यों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन कर सकते हैं। संघ की जो पावर है उस 258 में डेलीगेशन की पावर है कि भी डेलीगेट कर सकती है। तीसरी बात, अखिल भारतीय सेवा है, जो IAS और IPS वगैरह होते हैं, अखिल भारतीय सेवा, वो सेंटर के अंडर में रहते हैं और राज्यों में काम करते हैं, तो ये उसे हमने मेन कंट्रोल भी सेंटर का रहता है। तो इस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध बने रहते हैं कि समझ लीजिए कि जहाँ भी आपका DM बैठा है तो सेंटर का आदमी काम कर रहा है आपके यहाँ, स्टेट के यहाँ। स्टेट के कानूनों से स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर में भले ही काम कर रहा है, लेकिन उसे स्टेट की गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं कर सकती है, बर्खास्त कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, तो वो बिल्कुल निडर होके काम करता है। इसीलिए IAS और IPS वगैरह का रुतबा देखते हैं आप। 275 में व्यवस्था की गई कि सहायता अनुदान की भी व्यवस्था की गई कि भाई संघ के पास तो बहुत सारे साधन होते हैं, राज्य का अपने बजट से काम नहीं चल रहा, तो वो हर वर्ष तय करेगा कि भाई कितना अनुदान मिलना चाहिए, तो उसकी सहायता जो है संघ करेगा राज्य का, ताकि राज्य सही से चल सके। कि किसी राज्य का ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। एक अंतर्राज्यीय परिषद क्या जो है वो बनाई जाती है, संघ ही बनाता है 263 में, जो राज्यों के बीच में विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए। और एक अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग का गठन की व्यवस्था है 307 में, वो भी संघ द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न की। अब इमरजेंसी प्रोविज़न में कि अगर मान लीजिए आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगी, तो भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसमें आपातकाल 3 तरह का है, इमरजेंसी 3 तरह की है। पहली, युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर हुई है तो 352 में 352 आर्टिकल है, उसमें इमरजेंसी लगाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरा, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता में 356 में लगाई जा सकती है। इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी इसी का होता है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र को, किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य की सरकार को उसमें भंग की जा सकती है, वहाँ की विधानसभा को, और जो है सेंटर का शासन एक तरीके से उस राज्य पर हो जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। और तीसरा, वित्तीय आपात है कि आर्थिक मामलों में अभी तक ये लगी नहीं है, 360 में ये लगे कि राज्य के संवैधानिक तंत्र पर 356 में और युद्ध के मामलों में 352 में। अब युद्ध में लगेगी तो संसद का अनुमोदन करने पे, अगर अनुमोदन नहीं करेगा संसद तो 1 माह से ज़्यादा में समाप्त हो जाएगी, 1 माह के बाद नहीं रहेगी। और अगर अनुमोदन कर देता है तो भी जो है वो 6 माह तक रहेगी। और जो है अगर मान लीजिए एक बार में, और ये 352 में निश्चितकालीन भी रह सकती है, अगर ये कह दे कि अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक कि वो रिजेक्ट ना कर दे, तो संसद जब तक समाप्त नहीं करेगा तब तक रहेगी युद्ध के मामलों में। अब इसका प्रभाव क्या होगा इमरजेंसी का? पहली बात ये कि कार्यपालिका जो है वो राज्यों को निर्देश देने की पावर मिल जाएगी, राज्यों की शक्तियाँ एक तरफ से ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जो उनके निर्देशों के अंतर्गत काम करेगा। विधायी के अंतर्गत राज्यों के मामलों में भी लोकसभा जो है कानून बना सकती है, लोकसभा और केंद्रीय संसद।
संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामलों में इसे 6-6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। 356 में उच्च न्यायालय को छोड़कर जो सारे अधिकार हैं संवैधानिक तंत्र, वो संघ के पास चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आ जाएंगे। 360 में वित्तीय बिल लागू नहीं हुआ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वित्तीय इमरजेंसी होती है, उसमें वेतन, किसी भी सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, और धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए रखने का प्रोविज़न किया जा सकता है कि पहले वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाए। अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स की बात करते हैं कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके प्रोविज़न 301 से 307 तक हैं, आर्टिकल 301 से 307 तक। 301 में ये कहा गया कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी पूरे देश के राज्य क्षेत्र में। 302 में साथ में ये कहा गया कि संसद को इसे निर्बंधित करने की पावर होगी, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में। 303 में ये कहा गया कि संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर भी जो है निर्बंधन लगाया जा सकता है इस आधार पे, और कोई भी राज्य, किसी भी राज्य से विभेद यानी जो है अंतर नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। 304 में ये कहा गया कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है लोकहित को देखते हुए, राज्यों के अंदर भी अलग अलग जिलों में के लिए, कि पता चला प्याज की कमी हो गई तो उसके आने जाने पे वैसे पाबंदी नहीं है, लेकिन वो उसे पाबंदी लगाई जा सकती है कि भाई वहाँ से ना जाए, या कोई किसी भी चीज़ की कमी हो गई तो इसके लिए ये प्रोविज़न किया गया। 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उद्यमन करने वाली विधियों को सेविंग दी गई, कि उसे छूट दी गई कि वो इसके अंतर्गत ही उसे चलेंगी, और जो है अगर वो पहले की विद्यमान विधियां हैं 1955 से पहले की, तो वो लागू रहेंगी, और ये वाले प्रोविज़न उस पर लागू नहीं होंगे निर्बंधन वाले। 307 में ये कहा गया कि 301 से 304 तक के मामलों के लिए संसद द्वारा एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, तो जाके इन चीज़ों का वो निर्धारण कर सके। सर्विसेज अंडर यूनियन और स्टेट की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो सेवाएं हैं, एक तो अखिल भारतीय सेवा की मैंने बताया कि अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था की गई है, वो संघ का है, राज्यों में काम करते हैं, राज्य सरकारों के अंडर में भी काम करते हैं, वो अखिल भारतीय सेवा है। साथ साथ जो है राज्यों में भी लोक सेवा आयोग बनाए जाते हैं, उसके गठन का प्रावधान है, और जो है संघ की भी नियुक्तियाँ संघ सेवा आयोग के अंतर्गत होती हैं, जो IAS PCS वगैरह की नियुक्तियां करते हैं, और भी बॉडी अलग अलग बनाई गई है नियुक्ति प्राधिकारी। ठीक, इसके साथ साथ जो है ये भी व्यवस्था की गई है, मैं जो है 309 में ये व्यवस्था की गई है कि इसके लिए अलग अलग जो है वो प्रावधान किए जाएंगे, संसद द्वारा प्रावधान किए जाएंगे। साथ में ये भी प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो लोक पद पे है वो नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही हटाया जाएगा, उससे कम के स्तर के व्यक्ति द्वारा, अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा। जिसने नियुक्ति की है, जिस अधिकारी ने, या जिस स्तर के अधिकारी ने नियुक्ति की है, उसे नहीं हटाया जाएगा। और कोई लोक सेवा आयोग की रिकमेंडेशन पर जो है पद पे नियुक्त हुआ है, तो उसे लोक सेवा आयोग की रिकमेंडेशन से ही हटाया जाएगा। ये भी व्यवस्था की गई, और उसके जांच का पूरा मौका दिया जाएगा, उसके नेचुरल जस्टिस का जो है ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। हम ये कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट में कि ये सब हमारा संविधान कठोर भी है और मुलायम भी है। वो कैसे कि वो कठोर हम इसलिए कहते हैं कि कुछ प्रावधानों में संशोधन बहुत मुश्किल है और कुछ प्रावधानों में संशोधन बहुत आसान है, इसलिए कठोर और मुलायम दोनों कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी मामले गए संशोधन के, उसमें एक साफ साफ बात कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करने वाला कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करके लिख दिया गया 42 में, इमरजेंसी वाला जो संशोधन था जिसमें इमरजेंसी देश भर में लगाई गई थी, तो उसमें ये किया गया कि जो है कोई भी संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये खुद ही इलीगल है, अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि मूल अधिकारों समेत बहुत सारी चीज़ें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी है कि इसे आप नहीं बदल सकते हैं किसी भी तरीके से। एक बात। अब बाकी जो बदलने के हैं उसमें 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था ये है कि साधारण कानून की तरह बदल दिया जाएगा, तो उसके लिए उसी उसमें जो है व्यवस्था दी गई है, उसी जो है उसी अनुच्छेद में व्यवस्था दी गई है। जैसे धारा 4 में कहा गया कि वो अनुच्छेद 4 में कहा गया कि राज्य का नाम बदलने के लिए अलग से किसी उसकी ज़रूरत नहीं, राज्य का नाम बहुत आसानी से साधारण कानून जैसे बनाए जाते हैं उससे बदला जा सकता है। दूसरी व्यवस्था ये की गई कि जो है बहुमत से जो है 2/3 बहुमत से, जो संसद के 2/3 बहुमत है और जो उपस्थित सदस्यों, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3, उपस्थित बहुमत देने वाले सदस्यों के 2/3 से ज़्यादातर मामलों में संशोधन किया जाएगा। 368 में लिखा है संशोधन की व्यवस्था, 368 में 368 में। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें से 5 मामले मेनली इसमें स्पष्ट किए गए हैं कि उसमें जो संशोधन किया जाएगा वो संशोधन आधे राज्यों के पास करने पे होगा। मतलब पहले तो संसद पास करेगी ऐसे ही जैसे मैंने बताया बहुमत से, और उसके बाद आधे राज्य उसे पास करेंगे कम से कम, तब जो है वो संशोधन होगा। इसमें क्या क्या है, एक तो ये है कि अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 ये जो है राष्ट्रपति वगैरह के प्रावधान हैं। दूसरा भाग 5 अध्याय 4 ये मूल अधिकार वगैरह, अध्याय 4 भाग 6 अध्याय 5 भाग 11 के अध्याय 1, ठीक है। इसके बाद 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में, जो मैंने अभी बताया था आपको कि संवर्ती सूची, राज्य सूची में जो है संघ सूची, इसमें भी संशोधन के लिए आधे राज्यों की अनुमति की जरूरत होगी। चौथा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में, और एक इस अनुच्छेद के संबंध में, यानी संविधान इसकी संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई संशोधन करना होगा तो उसके लिए राज्यों की अनुमति की भी ज़रूरत होगी। आधे राज्यों के विधानमंडल भी उसे पास करेंगे। राज्यों की अनुमति उनकी सरकारों की नहीं, उनके विधानमंडलों के पास करना पड़ेगा, यानी जिसमें 2 सदन है दोनों से, और जिसमें 1 सदन है 1 सदन से। अब बात करते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी। अब टॉर्टियस लायबिलिटी क्या कहते हैं कि एक तो फौजदारी की लायबिलिटी हुई, आपने देखी कि फौजदारी क्या, अगर कोई सरकारी सेवक जो है वो कोई अपराध करेगा और वो जो है लोक कार्यों के अंतर्गत नहीं है वो कार्य, तो वो उसके लिए अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ऐसी संविदा के मामले में राज्य जिम्मेदार होगा अगर राज्य की तौर से संविदा की गई है। लेकिन टॉर्टियस लायबिलिटी उसे कहते हैं कि कोई जो है आपराधिक कार्य किया है या गलत कार्य किया है और उसके मुआवजे की कार्रवाई है, कि भाई किसी का माल पकड़ लिया और उसका माल खराब हो गया तो उसके कंपनसेशन की कार्रवाई है। पहले कस्तूरी लाल के केस में इसे ये व्यवस्था चली आ रही थी, ये कॉमन लॉ को अपनाया गया, इंग्लिश लॉ को, तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी। 299 में प्रावधान है, अनुच्छेद 299 में, और 300 में जो है अनुच्छेद 300 में प्रावधान है ये लायबिलिटी का। तो उसमें ये कहा गया कि पहले की जो व्यवस्था है वो लागू रहेगी। पहले की व्यवस्था ये लागू है, इंग्लैंड का कॉमन लॉ ये कहता है, कॉमन लॉ के हिसाब से व्यवस्था लागू है कि अगर राज्य संप्रभु का कानून है, सॉवरेन फंक्शन है, राज्य की ओर से किया गया है, सरकारी काम है, तो अगर उससे कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं, सरकार को नहीं करनी पड़ेगी, उसका मुकदमा सरकार के ऊपर नहीं चल सकेगा और उसके कर्मचारी के ऊपर भी नहीं चल सकेगा क्योंकि वो सरकार की ओर से काम कर रहा है, ठीक है। ये कस्तूरी लाल तक यही व्यवस्था दी गई। कस्तूरी लाल में भी यही कहा गया कि सब नहीं सॉवरेन फंक्शन रहेगा। उसकी सूची भी एक तरह से हो गई कि इन कामों से ये है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई नुकसान पहुंचता है, कोई इसमें टैक्स वगैरह में नुकसान पहुंचता है, नहीं होगा। लेकिन नागेंद्र राव वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट 1994 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये लोक कल्याणकारी राज्य है और इसमें राज्य को कोई इम्यूनिटी अलग से नहीं मिलेगी और उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा।
इसलिए अब जो है हर एक टॉर्टियस लाइबिलिटी की जो है वो पर्सनल जिम्मेदार भी होता है अधिकारी, और वैकिलियस रूप से स्टेट भी जिम्मेदार होता है।